अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीखो पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 की। इससे पहले हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें देख चुके हैं। आइए आज चैप्टर 4 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ करते हैं। थोड़ा लेंथी होता है एमसीक्यूज़ करना, लेकिन हाईएस्ट मार्क्स लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने के लिए ये करना ज़रूरी है। ठीक है जी। तो आइए एमसीक्यूज़ कर लेते हैं चैप्टर 4 के पहले, फिर उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है। चैप्टर का नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इसमें एमसीक्यूज 2 आएंगे पेपर में। ठीक है। सबसे पहले हम एक्सरसाइज के एमसीक्यूज देखते हैं, उसके सोल्यूशन पे, या आप कह सकते हैं कि जिस तरह से समझाया जाता है ना, उस पर मैंने मुकम्मल वीडियो बना रखी है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ मैं आपको सिर्फ नंबर बता देता हूँ, कौन कौन से नंबर एमसीक्यू आपने करना है। ठीक है। तो वो वीडियो आपने ज़रूर देख लेनी है ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएं और आसानी से आप इसको हल कर सकें। ठीक है। इसमें एक्सरसाइज में 4.1 आप करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे, 7, 9 और 10 करेंगे। ठीक है। तो बाकी नहीं करने। और उसके अलावा चैप्टर के अंदर से कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं, आइए उनको देख लेते हैं आप। ठीक है। सबसे पहले लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है, तो द लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। वो लाइन जिसमें कोई फोर्स एक्ट करती है, कोई फोर्स अमल करती है, उसको हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो ये एमसीक्यू के तौर पर याद रखें। ये डेफिनेशन जो है बतौर एमसीक्यू भी आ सकती है। फिर नेक्स्ट देखें, दूसरे इसी के साथ नीचे लिखी हुई एक और डेफिनेशन है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो अमूदी फासला जो कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के और फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक जो अमूदी फासला है, इसको हम मोमेंट आर्म कहते हैं। ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि इसको क्या कहते हैं, याद रखना है कि मोमेंट आर्म कहते हैं। अभी हमने मोमेंट आर्म पढ़ा, तो अब टॉर्क पढ़ लेते हैं। टॉर्क होता है प्रोडक्ट किसका, फोर्स और मोमेंट आर्म का। तो पूछा जा सकता है कि किसका प्रोडक्ट होता है, याद रहना चाहिए कि फोर्स और मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट होता है। आगे इक्वेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, टा इक्वल टू एफ क्रॉस एल, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है। इक्वेशंस जितनी भी हैं बुक में ना, ये आपने नहीं छोड़नी। तो इसको टा पढ़ते हैं, यानी टार्क को इक्वल टू फोर्स एफ और एल जो है इसको मोमेंट आर्म कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है कपल। तो जब दो बराबर और अपोजिट हों, मुतजाद हों, उलट हों फोर्सेस बॉडी पर अमल कर रही हों, तो वो कपल बनाती हैं। ठीक है। डेफिनेशन देख लें कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस एक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द सेम बॉडी, एक ही बॉडी के दो डिफरेंट पॉइंट्स पर अमल करने वाली फोर्सेस पैरेलल हों, दे फॉर्म अ कपल, तो वो कपल बनाती हैं। ठीक है। अब जब हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं ना उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई दो चीज़ें आती हैं। ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है और एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा होता है। ठीक है। आगे बॉडी की इक्विलिब्रियम में होने की कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है। बॉडी इक्विलिब्रियम में कब होती है, उस वक्त होती है, फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि जब उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं उनका मजमुआ सिफर हो। ठीक है। यानी वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रही हूँ। तो फिर आपसे यूं भी पूछा जा सकता है कि समीशन ऑफ एफ इक्वल टू 0, 1, -1, नन ऑफ दीज। तो आपने याद रखना है कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहती है कि समीशन ऑफ एफ इक्वल टू 0 होना चाहिए। समीशन का मतलब सम होता है, जमा होता है, मजमुआ होता है। ठीक है। फिर सेकंड कंडीशन ये बताती है कि सम ऑफ टॉर्क्स भी 0 होना चाहिए। ठीक है। तो कोई भी एमसीक्यू किसी तरह से भी बन सकता है, आपने याद रखना है कि समीशन ऑफ टॉर्क या सम ऑफ टॉर्क्स इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। यानी जितने भी टॉर्क्स अमल कर रहे हैं उन सबका मजमुआ 0 होता है, तभी जाकर बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है। और इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जब बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम में। अब स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है। सबसे पहले है स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर थोड़ा सा बॉडी को हिलाया जाए और वो दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाए, इस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को स्टेबल इक्विलिब्रियम कहा जाता है। और अगर बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ना आए थोड़ा सा भी हिलाने से, तो उसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है। किसी तरह से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। और अगर बॉडी को थोड़ा सा हिलाया जाए, डिस्टर्ब किया जाए अपनी जगह से, अपनी पोजीशन से, और वो दोबारा रेस्ट की हालत में आ जाए, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। ओके। फिर स्टेबिलिटी वाले टॉपिक में आप याद रखें कि बेस एरिया जितना ज्यादा होगा इतनी ही वो बॉडी स्टेबल रह सकती है, और बेस एरिया कम होगा तो स्टेबिलिटी भी कम होगी। फिर हाइट का फैक्टर भी है। तो हाइट जितनी ज्यादा है इतनी स्टेबिलिटी कम है, और जितनी हाइट कम होगी उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा है। ठीक है। अब रेसिंग कार कोई देख लें या कोई और मिसाल आप ले लें, तो इन दोनों सिचुएशन में से जो भी फिट बैठती है अपने उसके मुताबिक एमसीक्यू कर लेना है। ओके। अगर आपसे ये पूछा जाए पेपर में तो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डेफिनेशन में सबसे
पूछा जा सकता है। MCQ याद रखें कि द फोर्स दैट causes an object to move in a circle at constant speed is called centripetal force। तो centripetal force वो फोर्स है, वो कुव्वत है जो कि किसी भी बॉडी को सर्कल में रोटेट करवाती है। ठीक है, आगे इसकी इक्वेशन है FC यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ठीक है, तो ये आपने इक्वेशन याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, FC इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यहाँ पर m जो है मास है, v जो है ये वेलोसिटी है और r जो है वो रेडियस है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकती है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपने करने कौन कौन से 1, 2, 3, 4 और 7। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहे हैं। और वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए यानी सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, मैंने समझाए हुए सारे, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, बस जो मैंने बताए हैं यही करने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 7। ठीक है, अब जो कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन हैं ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आते हैं। तो इसमें आपने 1, 2 और 4 करने। ठीक है, इसको भी अगर आप समझना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, मैंने वीडियो इस पर बना रखी है अलग से, आप वो वीडियो देख लीजिए। या अगर आप ऐसे ही समझ सकते हैं खुद से तो जो स्क्रीन पर आपके सामने ये कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन चल रहे हैं, अब इनका स्क्रीनशॉट ले लें या इस वीडियो को सेव कर लें, जिस तरह से भी हो सके आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लें किसी तरह से। ठीक है, अब हम देखते हैं चैप्टर के अंदर में से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो कौन से हैं। की पार्ट्स यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन मौजूद ना हो वो आप चैप्टर के अंदर जो टॉपिक मौजूद हैं उनमें से देख लीजिएगा जो की पॉइंट्स में मिस हों। ठीक है, आमतौर पर जो डेफिनेशंस होती हैं वो की पॉइंट में मौजूद होती हैं। पहले एक्सिस ऑफ रोटेशन की डेफिनेशन है, द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ टू सर्कल्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो लाइन जो कि सीधी हो और दो सर्कल्स के सेंटर जो है, मरकज जो है, उनको मिलाती हो, उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ठीक है, फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन है, तो देखें कि द लाइन अलोंग विच, वो लाइन जिसके गिर्द द फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जिसके गिर्द फोर्स एक्ट करती है, फोर्स अमल करती है, उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। ओके, अब इसके मुत्तसिल बाद एक और डेफिनेशन है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उमूदी फासला ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन is known as moment arm of the force or simply a moment arm। तो वो अमूदी फासला जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक है उसको हम मोमेंट आर्म या फिर मोमेंट आर्म ऑफ फोर्सेस कहते हैं। ओके, अब फोर्स और मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट हम अगर लें तो ये मोमेंट ऑफ अ फोर्स बनता है। अनदर डेफिनेशन आपके पास आ गई। ठीक है, देखें, मोमेंट ऑफ अ फोर्स और टॉर्क, इसको हम टॉर्क भी कहते हैं, या मोमेंट ऑफ फोर्स इज डिफाइंड एज दी, इसको हम यूं डिफाइन कर दें, इसकी डेफिनेशन यूं होती है, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द मोमेंट आर्म, और मोमेंट आर्म, फोर्स और मोमेंट आर्म का प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको हम टा भी पढ़ते हैं, ये जो टार्क होता है, और टा इक्वल टू F क्रॉस L होता है। इसमें फोर्स जो है वो F से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, और मोमेंट आर्म को L से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि टॉर्क कब जीरो होता है। तो देखें कि द टॉर्क ऑफ अ फोर्स इज जीरो, टॉर्क ऑफ फोर्स जीरो होगा, फोर्स का टॉर्क जीरो होगा व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स passes थ्रू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस में से गुजरे, वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन बन रहा है ना जो हमने पीछे पढ़ा है उसमें से गुजरे, बिकॉज इट मोमेंट्स आर्म बिकम जीरो, क्योंकि इसका मोमेंट आर्म जीरो हो गया। तो जब मोमेंट आर्म जीरो है तो टार्क भी जीरो हो गया। ठीक है, द टार्क इज पॉजिटिव इफ द फोर्स tends to produce an anti-clockwise rotation about the axis। अब ये एक और सवाल है कि टॉर्क पॉजिटिव होता है जब एक्सिस के गिर्द जो फोर्स अमल कर रही है, जो कुव्वत अमल कर रही है, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करे तो। ठीक है, अब जाहिर सी बात है तीसरा सिनेरियो भी आएगा कि टार्क कब नेगेटिव होता है, तो उसको नेगेटिव उस वक्त लिया जाता है कि जब फोर्स क्लॉकवाइज रोटेशन प्रोड्यूस करे तो। ठीक है, किसके गिर्द, एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द। ओके, फिर देखें टार्क का यूनिट है हमारे पास। ठीक है, तो ये यूनिट आपने याद रखना है कि इसका यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर होता है। ओके, जाहिर सी बात है एफ फोर्स जो है वो न्यूटन है उसका यूनिट, और एल चूंकि एक डिस्टेंस है, एक लेंथ है, तो उसका यूनिट जो है वो मीटर है। तो दोनों जब मिले तो न्यूटन मीटर बन गया टार्क का यूनिट।
आगे कपल की डेफिनेशन है कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस, जब दो बराबर मगर मुखालिफ सिमत में लगने वाली पैरेलल फोर्सेस यानी जो एक ही लाइन में एक्ट कर रही हों, एक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, दो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर, दो मुख्तलिफ निकात पर ऑफ द सेम बॉडी, एक ही बॉडी के अगर दो फोर्सेस ऐसे लग रही हैं कि वो पैरेलल भी हैं और अपोजिट भी हैं और बराबर भी हैं, तो दे फॉर्म अ कपल, तो वो कपल बनाते हैं। ओके, फिर उसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर है, वेक्टर को रिजॉल्व करना। देखें, इफ अ वेक्टर इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, अगर एक वेक्टर को मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, इट इज़ कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाता है, वेक्टर को तहलील करना कहलाता है। फिर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है, इसकी डेफिनेशन आप याद करेंगे कि व्हेन अ बॉडी इज बैलेंस्ड पोजीशन, जब बॉडी बैलेंस पोजीशन में हो, दिस सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट, तो उसके घड़ीवार सिमत में या क्लॉकवाइज मोमेंट्स प्रोड्यूस हो रहा है या फिर टार्क प्रोड्यूस हो रहा है अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के गिर्द, इक्वल्स द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स अबाउट दैट पॉइंट, तो ये बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टार्क के। यानी जब बॉडी बैलेंस पोजीशन में हो, क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क जो है वो बराबर होते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। फिर जी इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है, ये आपने करनी है कि बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट हैज नो एक्सेलरेशन, अगर बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो रहा हो, जिसको उर्दू में इसरा कहते हैं, तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन के साथ आपसे पूछा जा सकता है कि राइट इट्स टू टाइप्स, इसकी दो अकसाम जो उनको उनके नाम लिखें, तो आपने लिखना है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनामिक इक्विलिब्रियम, ये दो इसकी अकसाम हैं। आगे कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है जिसमें कह रहा है कि बॉडी पे लगने वाली फोर्सेस का मजमुआ अगर जीरो होगा तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में कहा जा रहा है कि बॉडी पे लगने वाले तमाम टास्क का, जितने भी अमल कर रहे हैं टास्क, उन सब का मजमुआ जो वो सिफर के इक्वल होगा, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस आपने याद रखनी है। अब स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये मैंने समझाई हैं एमसीक्यूज में भी, तो इनको देख लीजिएगा वहीं पर जहाँ पर मैं आपको नाम बता देता हूँ, आ सकते हैं ये नाम। ठीक है, यानी किसी की भी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है या फिर इनके नाम पूछे जा सकते हैं कि राइट द नेम्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। थोड़ा सा समझ लें, अगर बॉडी को हम छेड़ते हैं, उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब करते हैं, वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ जाए, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर हमने बॉडी को छेड़ा और वो दोबारा अपनी पोजीशन पे, अपनी उस जगह पे नहीं आई, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और अगर बॉडी को हमने छेड़ा, उसने थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज की और नई पोजीशन पर वो दोबारा से इक्विलिब्रियम पर आ गई, तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं या आप बुक से डेफिनेशन देख सकते हैं इनकी। उसके बाद याद रखें कि स्टेबिलिटी क्या चीज़ होती है, स्टेबिलिटी कैसे इम्प्रूव होती है, तो आपने याद रखना है कि स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए या उसको बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि बेस एरिया बढ़ा दिया जाए या हाइट को कम कर दिया जाए। ठीक है, यानी जितनी कोई चीज़ बेस से, बुनियाद से चौड़ी होगी, वो इतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी, और इसी तरह से जो चीज़ हाइट में कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो ये पूछा जा सकता है आपसे शॉर्ट में। ठीक है, फिर सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है जो कि किसी भी बॉडी को दायरवी हरकत करवाती है, यानी दायरे में हरकत करवाती है। इसका फार्मूला है Fc = mv²/r, ये आपने याद रखना है। ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन में भी, लॉन्ग में भी आ सकता है और उसके साथ साथ ये न्यूमेरिकल में भी इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे पास, आपने इनको अच्छी तरह से तैयार करना है। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दोनों आपने करने हैं। और चैप्टर के अंदर से दो क्वेश्चन निहायत इंपॉर्टेंट हैं, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। आगे जो क्वेश्चन में दिए हुए ना एक्सरसाइज में, वो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम अलग चीज़ है। और तीसरे नंबर पे आप करेंगे जी सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो ये 3 क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से हो गए और चैप्टर में इसकी एक्सरसाइज में जो है वो 2 क्वेश्चन हैं। कौन कौन से, पहला और तीसरा, यहाँ स्क्रीन पर भी आपको नज़र आएंगे। और अगर आपकी डिटेल इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो चाहिए आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वीडियोस देख सकते हैं। हर एक चीज़ की वीडियो अलग से बनी हुई है। अब हम न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। तो आपने न्यूमेरिकल नंबर 1 करना है, उसके बाद नंबर 4 करना है, 7 और 8 करना है। तो 4 न्यूमेरिकल्स गोया हो गए सिर्फ। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, लेकिन अगर इसका आप मुकम्मल वीडियो सोल्यूशन देखना चाहते हैं
हर एक चीज़ को समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। पूरी वीडियो मैंने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से जो मैंने बताए हैं वो आपने कर लेने हैं। तो इस तरह से जी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। ये सारी वीडियोस आपने अच्छी तरह से देखनी है, इनको समझना है और याद करना है, तैयार करना है पेपर के लिए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 करेंगे। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी और आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।